जय हिंद। ताइवान विवाद काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच ऐतिहासिक क्या संबंध है, इन दोनों के बीच विवाद के क्या क्या बिंदु रहे हैं, एलो पीरियल क्या है और क्यों गोरे लोग पीले लोगों से डरते हैं, और इस समस्या के बीच चीन ताइवान समस्या के बीच अमेरिका की रणनीति क्या रही है, और इस समस्या में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, और इस समस्याओं के बीच भारत के लिए क्या अवसर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइना की ज्योग्राफिकल लोकेशन और ताइवान की ज्योग्राफिकल लोकेशन तो आप जानते ही होंगे आसानी से। अब हम उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे जाते हैं तो 17वीं शताब्दी में चाइना में क्विंग डायनेस्टी का शासन था, क्विंग वंश का। जैसे कि अपने यहाँ मुगलों का शासन था, वहाँ पर क्विंग वंश का शासन था। लेकिन हुआ क्या कि सैन्य चूँकि विस्तृत भाग में फैला हुआ था, लेकिन सैन्य रूप से कमज़ोर होने के कारण जापान ने पहले साइनो जापानीज वार में 1894 में चीन के बहुत सारे क्षेत्रों, जैसे कि ये उसमें चीन का ही हिस्सा हुआ करता था कोरिया, और ये फार्मोसा द्वीप, उस पर कब्जा कर लिया जापान ने। अब जब जापान ने कब्जा कर लिया तो उनके अंदर जिस तरीके से अपने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उनके यहाँ भी चाइना में भी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो राजनीतिक रूप से जागरूक लोग थे, जिनका कि नेतृत्व सुन यात सेन कर रहे थे, सुन यात सेन कर रहे थे, इनके नेतृत्व में जिन्हाई रेवोल्यूशन हुआ, जो कि जिन्हाई रेवोल्यूशन हुआ 1911 में, जिसके अंतर्गत सुन यात सेन के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया, जिसको क्योमटांग KMT के नाम से जाना जाता है। इनकी मूलतः जो राजनीतिक पार्टी थी वो KMT के नाम से जानी जाती थी। ये विचारधारा में नेशनलिस्ट थे, लेकिन इनका ये राजनीतिक सफर ज़्यादा नहीं चल पाया। 1925 में सुन यात सेन की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पार्टी दो बड़े धड़ों में बट गई। पहली पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे माओ जेडोंग, इसको मिटा देते हैं। पहली पार्टी का नेतृत्व कर रहा था ये है माओ जेडोंग, जो कि भविष्य में चाइना का पहला राष्ट्रपति बना, आप ध्यान रखिएगा। अब चूंकि माओ जेडोंग मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करता था, कम्युनिस्ट, ये विचारधारा में कम्युनिस्ट था, और दूसरा धड़े का नेतृत्व कर रहे थे चिन काई शेक। ये विचारधारा में नेशनलिस्ट थे और लोकतंत्र के समर्थक थे। अब हुआ क्या कि जब जापान को हरा दिया 1965, थोड़ा सा रोक देना, थोड़ा सा सुन यात सेन की मृत्यु के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, उनकी पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई। एक का नेतृत्व कर रहे थे माओ जेडोंग, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे, और दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे थे चांग काई शेक, जो कि विचारधारा में नेशनलिस्ट थे और ये डेमोक्रेसी को समर्थन करते थे। अब सुन यात सेन तो मर चुके, अब चाइना पे कौन राज करेगा? तो दोनों पार्टियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध बोले तो गृह युद्ध हुआ। अपने इंडिया में इस तरीके की समस्या नहीं हुई है, लेकिन उनके बीच दो विचारधाराओं में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि नेशनलिस्ट, जो कि चांग काई शेक के नेतृत्व वाले थे, इन्होंने इतना नरसंहार किया कम्युनिस्टों का, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनका पब्लिक में सर काटे गए कम्युनिस्टों के। इतना भयंकर नरसंहार हुआ, जो कि सांघाई मैसेकर के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब इन दोनों में भयंकर नरसंहार हो रहा था, और अपन देख सकते हैं कि इनकी चाइना के अंदर भयंकर अस्थिरता आ गई। इसी का फायदा उठाकर जापान ने चाइना पे दोबारा से युद्ध कर दिया, और ये पहला चाइनीज साइनो जापानीज वार 1894 में हुआ था। फिर दूसरे साइनो जापान वार में जापान ने पुनः मंचूरिया, देख सकते हैं ये फार्मोसा द्वीप, जिसको कि वर्तमान में ताइवान के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया। अब चाइना में बात उठने लगी कि हम आपस में लड़ते रहेंगे, विदेशी हम पे राज करेंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, दोनों मिल गए। लेकिन दोनों के मिलने से पहले अपन देखें तो जापान ने चाइना पे इतने अत्याचार किए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लडी सैटरडे के नाम से ये इमेज जानी जाती है, जिसमें जापान ने सिविलियन एरिया पे चाइना के हमला किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक बच्चा रो रहा है। इतना निर्दयी था जापान ने कि
चाइना के खिलाफ। ये आप जो इमेज देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 731 के नाम से जाना जाता है। आप जब इतिहास में देखेंगे तो जापान ने बायोलॉजिकल परीक्षण भी किए जो कि चीनी कैदियों पर की जाती है, जो कि सबसे घटिया वार क्राइम माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जापानियों के अत्याचार से चाइनीज कितना त्रस्त थे। इनको देखते हुए दोनों मिल गए, ये चांग काई शेक हैं, ये माओ जेडोंग हैं, दोनों ने मिलके जापान को पूरी ताकत के साथ खदेड़ फेंक दिया। अब चाइना आज़ाद हो चुका था, जापान जा चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हम जानते हैं 1945 में बुरी तरह हार हुई। अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए, पूरे कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ना पड़े। अब जापान जा चुका था, अब बचे थे माओ जेडोंग और चांग काई शेक। अब चाइना पे कौन राज करेगा, ये विवाद का बिंदु था। इसमें माओ जेडोंग ने चाल खेल दी। इन्होंने यूएसएसआर, जो कि उस समय यूएसएसआर था, कम्युनिस्टों ने यूएसएसआर से सहायता लेके नेशनलिस्टों को इतना नरसंहार किया, उनको मार मार के नेशनलिस्टों को इतना नरसंहार किया कि चांग काई शेक वाले जो नेशनलिस्ट थे उनको भागकर फार्मोसा द्वीप, जो कि वर्तमान में ताइवान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जाके शरण लेना पड़ी। अब आप समझ सकते हैं, अभी आप ध्यान रखिएगा, ये चाइना मेनलैंड है, यहाँ पे कम्युनिस्टों का कम्युनिस्ट, यहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये माओ जेडोंग। ये अपने चाइना को किस नाम से इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने चाइना को गणतंत्र घोषित कर दिया। और ये अपने आप को क्या बोलता था, पीआरसी बोले तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बोल रहा था माओ जेडोंग। अब दूसरी ओर जो ताइवान वाला हिस्सा था, जो कि नेशनलिस्ट भाग के जा चुके थे, इन्होंने भी यहाँ पे सरकार स्थापित की। तो जो यहाँ पे थे वो अपने आप को बोलते थे आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बोलते थे असली चाइना हम हैं। पीआरसी और आरओसी, ये दोनों विवाद 1971 चलते रहे। शुरुआत में तो अमेरिका के दबाव में यूएन भी मानता रहा कि ये ही असली चाइना है, जो नेशनलिस्टों का शासन केएमटी, जिसको केएमटी पार्टी चला रही थी, कुओमिंटांग पार्टी, यही असली चाइना है। लेकिन 1971 के बाद अमेरिका के दबाव में आकर यूएन ने भी ये मान लिया कि ये ही पीआरसी ही असली चाइना है, और वन चाइना पॉलिसी तभी से अस्तित्व में आई। चाइना बोलता है तभी से कि हम ही चाइना है और ये हमारा हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से भारत भी हमेशा से ही कम्युनिस्ट वाले पीआरसी को ही असली चाइना मानता रहा। तमाम विश्लेषक इस चीज़ की आलोचना भी करते हैं। खैर, ये विवाद के बिंदु हैं, इस बात पर नहीं जाएंगे हम। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी हम समझ चुके हैं कि चाइना की स्थापना हो चुकी है। ये माओ जेडोंग है, इसने शपथ ले ली है राष्ट्रपति की। 1 अक्टूबर 1949 को इस चाइना की स्थापना हो चुकी है। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम समझ चुके हैं चाइना की स्थापना हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा आगे चल के ये देखते हैं कि येलो पीरियड नाम से कॉन्सेप्ट आता है कि ये येलो पीरियड है क्या। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक चाइनीज मूल और जापानीज मूल का कह सकते हैं पूर्वी एशियाई इंसान है। वो जो जमीन में लेटी हुई है ये पश्चिमी एशियाई महिला है। तो एक रूसी समाजशास्त्री थे, नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी कठिन नाम है इनका, जैक्विक नोवी कोवी से जो भी नाम हो आप देख लेना। इन्होंने उस समय एक कॉन्सेप्ट दिया येलो पीरियड के नाम से, अपने निबंध में दिया। और ये निबंध, ये येलो पीरियड काफ़ी सच प्रतीत होता है। जब जापानियों ने रशियंस को हराया तो ये यूरोपियाई गोरे लोगों में ये डर है कि भविष्य में हमको चुनौती देंगे तो ये केवल देंगे पूर्वी एशियाई पीले लोग। जैसे कि आप जानते हैं जापान ने चुनौती दी, जापान को 1945 में हरा दिया गया। अब चाइना उभर के आया है जो कि पूरे पश्चिमी दुनिया को चुनौती दे रहा है। आप देख सकते हैं वर्तमान में केवल एक ही देश है जो अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती देता है। चलिए, हमने समझा येलो पीरियड। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। चाइना का गठन हो चुका है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है, जिसको पीआरसी, अपने देश को पीआरसी बोलता है। और अब हम आते हैं ताइवान पे कि ताइवान में असल में कौन राज कर रहा है। तो ताइवान में शुरुआत से 1949 टू 1987 केएमटी, कुओमिंटांग, ये वही नेशनलिस्ट हैं जो चाइना में कम्युनिस्टों के द्वारा भगाए हुए आए थे। 1949 से लेकर
1987 तक इन्होंने ही मार्शल लॉ के तहत ताइवान में शासन किया। लेकिन ताइवान में और भी पार्टी है जो कि वर्तमान में पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसका कि नेतृत्व ये जो कर रही है ये महिला हैं। अब बात आती है कि इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा क्या है। तो जो KMT पार्टी है वो मानती है कि चाइना हमारा हिस्सा है, जो कि PRC हम असली चाइना है और कभी ना कभी हम चाइना को अपन में मिला देंगे। जबकि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की विचारधारा है वो ये कहती है कि नहीं, हम स्वतंत्र देश रहेंगे, ताइवान नाम से ही अपना एक अलग देश बनाएंगे। ये उनका स्टैंड है। इसी स्टैंड पर वो आगे भी चलती रही हमेशा से ही। अभी तक अपन समझ चुके हैं कि चीन में कौन सी राजनीतिक पार्टी शासन कर रही है, PRC, वो अपने आप को PRC बोलते हैं, कम्युनिस्ट शासन है। और ताइवान में दो पार्टियां हैं मूल रूप से, KMT और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नेतृत्व ये महिला कर रही है। इनका मानना है कि हम ताइवान को अलग बनाएंगे, अलग देश रखेंगे। जबकि जो KMT पार्टी है वो नेशनलिस्ट है, वो मान के चलते हैं कभी ना कहीं हम दोबारा से चाइना पे कब्जा कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आगे चलते हैं हम ताइवान स्टेट क्राइसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो ताइवान स्टेट क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। स्टेट आमतौर पर दो बड़े भूखंडों के बीच एक जलराशि को कहा जाता है, छोटी सी जलराशि। जैसे कि ये ताइवान स्टेट है, भारत और श्रीलंका के बीच में मलक्का स्टेट है, पाक स्टेट है, पाक, मलक्का स्टेट तो थाईलैंड के पास में है, माफी चाहूंगा। सबसे पहला ताइवान स्टेट क्राइसिस 1954 में होता है, जब जो ताइवान में शासन करने वाले जो KMT पार्टी थी, जिसका नेतृत्व चांग काई शेक कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि किनमेन आइलैंड और मात्सू आइलैंड पे अपनी नौसेना तैनात कर दी, जो कि मेनलैंड चाइना जहाँ पे PRC कम्युनिस्ट शासन कर रहे थे वो उनके करीब था। आप देख सकते हैं बहुत करीब था। तो इसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने भयंकर बमबारी करना शुरू कर दी, लेकिन ये विवाद बंद हो गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना PRC था उसने अपना सीज फायर घोषित कर दिया। अब दूसरा ताइवान स्टेट क्राइसिस आता है 1958 में, जब दोबारा से जो बड़ा चीन था, PRC था, ओरिजिनल चीन था, कम्युनिस्ट चीन था, उसने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी इस क्षेत्र में। इस समय अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने कहा कि हम न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर देंगे ताइवान में। ये बात फैल गई। ये सुनते ही चाइना के सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, उसने सीज फायर घोषित कर दिया। और तब 1985 में फार्मोसा रेजोल्यूशन, एक अमेरिका की संसद में फार्मोसा रेजोल्यूशन नाम से एक पास किया गया विधेयक, जिसके तहत क्या एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी टाइप से था, जिसके तहत ताइवान की रक्षा अमेरिका करेगा। फार्मोसा ताइवान को कहते हैं, जो कि प्राचीन नाम है ताइवान का। पहले इसको फार्मोसा द्वीप कहा जाता था, अब वर्तमान में इसका ताइवान नाम है। और तीसरा, अब चूंकि अपन जानते हैं कि 1971 में अमेरिका के दबाव में UN ने मान लिया था कि जो PRC है यही असली चाइना है, ये ताइवान है, ये चाइना नहीं है। अब चाइना के हौसले बुलंद हो गए कि अमेरिका ने तो हमारा समर्थन कर दिया। अब देखना आप, हुआ क्या कि 1995 में तत्कालीन ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका गए घूमने, कहाँ, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी, एक यूनिवर्सिटी में घूमने गए। चीन गुस्सा हो गया, चीन ने मिसाइल दागना शुरू कर दी। जैसे आज अभी हाल ही में अपन ने देखा है कि मिसाइलें दागना शुरू कर दी, वैसे ही मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तुरंत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे तैनात कर दिए। चाइना शांत हो गया और सीज फायर घोषित कर दिया। ये 1995 में हुआ द्वितीय ताइवान क्राइसिस, स्टेट क्राइसिस, सॉरी। इसके 1995 के 2 साल बाद ही 1997 में ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है न्यूट गैंगरिच। ये ताइवान जाने वाले पहले हाउस ऑफ स्पीकर्स बने। ये 2 अप्रैल 1997 में गए थे, पहले बने। आज तक कोई भी राष्ट्रपति ताइवान नहीं गया है, केवल जो हाउस स्पीकर होते हैं वो ही गए हैं। और वर्तमान में अपन देखते हैं कि नैन्सी पेलोसी, आप देख सकते हैं नैन्सी पेलोसी हाल ही में 2 अगस्त 2022 को जिन्होंने ताइवान की यात्रा की, जिस वजह से विवाद काफ़ी बढ़ गया है, अपन देख सकते हैं। दोनों की थोड़ा सा बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि जो पहले थे
गैंगरिच और जो पेलोसी अभी गई हैं, इनकी यात्राओं के बीच में क्या अंतर है? तो देख सकते हैं मोटा मोटी ये केवल 3 घंटे ही रुके, नैन्सी पेलोसी 20 घंटे रुकी हैं, ज़्यादा समय तो रुकी हैं। और बाकी का ये छोटा मोटा मैटर है, बाकी का ये डेट आप ध्यान रख सकते हैं और पर्सन का नाम। बाकी का राष्ट्रपति कोई नहीं गया है, केवल ये यूएस जो जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है, उसी तरीके से वहाँ की संसद में लोअर हाउस में यूएस हाउस ऑफ स्पीकर्स बोला जाता है, वही आए हैं। अब इस बीच अब हम अपन लोगों ने समझ चुके हैं कि ताइवान विवाद क्या है, चीन विवाद क्या है, चीन और ताइवान के बीच ऐतिहासिक मुद्दे क्या हैं, चीन का गठन कब हुआ, ताइवान में किस पार्टी की सरकार थी, कब ताइवान को शिफ्ट करके चीन को असली चीन मान लिया गया, कब उसकी परमानेंट सीट उसको शिफ्ट कर दी गई। अब अपन डिस्कस करते हैं कि असल में अमेरिका की रणनीति है क्या। इसको अपन दो तरीके से, एक मैं ब्लैंक पेज निकाल लेता हूँ। अब हम अमेरिका की रणनीति डिस्कस कर लेते हैं कि ताइवान चीन विवाद में अमेरिका की असल में रणनीति है क्या। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं अभी अमेरिका की रणनीति समझने के लिए हम थोड़ा सा विश्व का मैप एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंडिया है, मोटा मोटी समझ लेते हैं। यहाँ पे यूक्रेन है, ये रसिया है, ये चीन है, इस चीज़ को विश्व मैप के द्वारा भी समझा जा सकता है आसानी से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये चीन है। अब रणनीति अमेरिका की हो सकती है कि ये हो कि सांप युद्ध चाहता हो, बिल्कुल पूरा सॉलिड तरीके से इस बार चाइना को हरा के मानेंगे, और दूसरा हो सकता है छद्म युद्ध। प्रॉपर युद्ध की स्थिति में अपन समझें तो अमेरिका ने पहले रूस को यहाँ पे बिजी कर दिया। जिस तरीके से 1971 में रूस ने अपना समर्थन किया था इंडिया का, क्योंकि एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी उस समय, उसी टाइप की ट्रीटी आज रसिया की चाइना के साथ में है। अब चूंकि अमेरिका को चाइना को हराना है, मान लेते हैं कि पूरी सॉलिड तरीके से हराना है, इसके चलते पहले उसने रूस को यूक्रेन में बिजी कर दिया। अब अपन जानते हैं कि फरवरी से लेकर अगस्त तक रूस यूक्रेन युद्ध में बिजी है। इसका मतलब वो पूरी अपने पश्चिमी छोर पर बिजी है उसकी सेना। अब इस स्थिति में अगर चीन ताइवान पे कब्जा करता है तो हो सकता है कि अमेरिका चीन को डायरेक्ट तरीके से पेल दे या हमला कर दे। चूंकि रसिया पश्चिम में पहले से ही बिजी है, हो सकता है वो पूरी तरीके से चाइना की मदद ना कर पाए। और इधर इंडिया भी अपने S-400 और राफेल के साथ तैनात है। दोनों स्थितियां बनती हैं। अब दूसरी स्थिति अपन देखते हैं छद्म युद्ध की स्थिति। अब छद्म युद्ध में भी दो स्थितियां बनती हैं कि या तो ताइवान पे भयंकर नरसंहार करे चाइना, और इतना नरसंहार हो कि चाइना में भी गृह युद्ध हो जाए और चाइना में डेमोक्रेसी की मांग आ जाए। दोनों, ये स्थिति भी इंडिया के लिए ठीक है, तात्कालिक रूप से घाटा रहेगा लेकिन दीर्घकालिक रूप से फायदा रहेगा। और दूसरी स्थिति आती है कि चाइना ताइवान पे हमला करे और ताइवान के बहुत सारे विशेषज्ञ लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भाग के अमेरिका चले जाएं। अमेरिका की ये नई बात नहीं है, इस टाइप की अमेरिका काम करता रहा है हमेशा से ही। अफगानिस्तान युद्ध में देख सकते हैं, अभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो हुआ क्या कि अफगानिस्तान का जितना भी पढ़ा लिखा समूह था या कहें इंटेलेक्चुअल ब्रेन था, वो पूरा अमेरिका भाग गया। ये छोटे छोटे माइग्रेशन आपको लगता है नॉर्मल कि यार अमेरिका भाग गए लोग, अमेरिका को और बोझ बढ़ गया, लेकिन असल में ये लोग अमेरिका को सुपर पावर बना रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ब्रेन ड्रेन होता है ना, कि हमारे पढ़े लिखे लोग चाइना अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका की रणनीति रही है कि पूरे देशों से स्पेशलिस्ट लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर ताइवान से लोग चले जाते हैं अमेरिका में, जो कि पढ़े लिखे लोग, जो कि डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, तो इससे अमेरिका को बहुत फायदा होगा और सुपर पावर बन सकता है, बनेगा, सुपर पावर बनेगा। इस बीच अब इंडिया का परिप्रेक्ष्य से सोचें तो तात्काल, जैसा कि अपन देख सकते हैं स्लाइड में, अपन देखें, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडिया पर इस चीज़ का क्या असर आएगा।
ताइवान चीन युद्ध का अगर होता भी है, किसी भी टाइप का, गृह युद्ध हो, छोटा सा युद्ध हो, बड़ा युद्ध हो, तो अपन देख सकते हैं क्या असर आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ताइवान में सबसे बड़ा बहुसंख्यक धर्म बुद्धिस्ट है, और ताइवान 67% जो सेमीकंडक्टर की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है दुनिया में, उस चीज़ को कंट्रोल करता है। आप समझ सकते हैं अगर युद्ध होता है तो ये सीधी बाधित हो जाएगी। पूरी दुनिया में मोबाइल, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, और बहुत गरीब, सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ से गरीब लोगों पे आएगा। और चाइना का देख सकते हैं, चाइना सबसे ज़्यादा, अब फायदा भी हो सकता है इंडिया को। ये फायदा देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा यूएस को ट्रेड करता है, यूएस को चीज़ें बेचता है, मतलब अमेरिका चाइना से बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। अब अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा चाइना के ऊपर। ये चाइना का हिस्सा इंडिया को फायदा दिला सकता है, क्योंकि चाइना पे तो बैन लग गया, और इंडिया की जो इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, आईटी इंडस्ट्रीज है, ये भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। क्योंकि चाइना पे प्रतिबंध लगते ही केवल एक देश होगा जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा होगा, वो होगा इंडिया। ऐसे ही आप तीसरा भी देख सकते हैं कि जो चाइना सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है वो रुक जाएगा, इंडिया ऐसे देशों को आगे आने का मौका मिलेगा। इंडिया की इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, खासकर इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, जो कि अभी काफ़ी दबाव में चल रही है, काफ़ी बैकवर्ड है। जैसा कि आप अभी सुना होगा आपने कल परसों की न्यूज में ही, कि इंडिया क्या कर रहा है कि 12,000 से नीचे के जितने भी चाइनीज फ़ोन हैं उन पर बैन लगाने का विचार कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज को भी एक मौका मिले, एक प्रॉपर कंपटीशन तो मिले। चाइना की कंपनियां क्या करती हैं, घाटे में भी एक डंपिंग कॉन्सेप्ट आता है, डंपिंग, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। डंपिंग के अंदर क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के अंदर इतनी अपनी सस्ती चीज़ें पहुंचा देता है कि उनके देश की इंडस्ट्रीज ही बर्बाद हो जाती हैं, कंपटीशन ही नहीं कर पाती, और जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएंगी, फिर वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। चाइना इस चीज़ में माहिर है, स्टील की डंपिंग कर चुका है इंडिया में, और इस मुद्दे को इंडिया ने विश्व व्यापार संगठन में भी उठाया है, और चाइनीज कंपनियां भी ऐसे ही कर रही थी। वो घाटा ना कहें तो कम प्रॉफिट में भी अपने मोबाइल फोन्स को इंडिया में बेच रही हैं, ताकि इंडियन कंपनीज कंपटीशन ना दे पाए उनको। और ये हो सकता है 12,000 वाला कदम इंडिया को सहायता दे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना